ऐसे यूनिवर्स की कल्पना कीजिए जिसमें कोई तारे ना हो, एक काली, कभी न खत्म होने वाली रात। ये कोई भयानक साइफाई नहीं है, ये है हमारा भविष्य। भविष्य में एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब हम आसमान की तरफ देखेंगे और हमें तारे दिखाई नहीं देंगे। लगातार अंधेरा होता चला जाएगा और उसके बाद लाइट की तो याद तक नहीं बचेगी। अरबों सालों से तारे यूनिवर्स में जीवन ला रहे हैं। हम सब का वजूद बस तारों की वजह से है। पर अब स्टार एपोकलिप्स यानी तारा महाविनाश में वो सब खत्म हो रहे हैं। इसका असर बहुत जबरदस्त होगा और पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगा। क्यों मर रहे हैं तारे? और जब रोशनी खत्म हो जाएगी तो जीवन का क्या होगा? आगे चलकर हमारा ये यूनिवर्स बहुत ही अजीब सा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। विज्ञान शो पेश करता है डेथ ऑफ द लास्ट स्टार्स। करीब 4.5 अरब सालों से सूरज हमारी धरती को धूप से नहलाता आया है। इसकी चमकदार स्थिर रोशनी के रहते जीवन भला फूला है। पर रात के आसमान में छिपे प्लैनेटरी सिस्टम इतने खुशनसीब नहीं रहे हैं। हर रात हमारे सिर पर आसमान में हम देखते हैं तारों की जैसे लाशें नजर आती हैं। धरती से 400 लाइट ईयर्स दूर है SDSS J1228 सिस्टम, मलबे की एक डिस्क जो एक मरे हुए तारे की हल्की सी चमक वाले बचे हिस्से का चक्कर लगा रहा है। J1228 एक मरा हुआ स्टार है। ये एक बूढ़े स्टार की कोर है जिसकी बाहरी परतें उड़ चुकी हैं और कोर उजागर हो गई है, जिसका साइज करीब करीब धरती के बराबर है। पर स्टार का आधा मास इसमें समाया है और हम इन्हें व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। मई 2018 एस्ट्रोनॉमर्स ने दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप द ग्रैंड टेलीस्कोपियो कैनारिस से J1228 के बारे में खोजबीन की। उन्हें आयरन की एक बॉल जैसा कुछ मिला जो व्हाइट ड्वार्फ का चक्कर काट रहा था, मेटल की एक गांठ जैसी जिसकी चौड़ाई करीब 650 किलोमीटर थी। हो सकता है कि ये एक तबाह हो चुके प्लेनेट की उजागर हुई कोर हो। ये इस सिस्टम के अतीत का एक सुराग है। जब हम किसी तारे के आसपास किसी प्लैनेट का सबूत देखते हैं तो ये जज्बाती लम्हा होता है। हम सोचते हैं कभी ये स्टार चमक रहा होगा, इस सोलर सिस्टम में लाइफ भी रही होगी। J1228 सिस्टम एक कॉस्मिक ग्रेवयार्ड है। ये हमारे अपने सोलर सिस्टम से भले ही अलग लगे, पर ये हमारा अपना भविष्य है। एक मरे हुए प्लेनेट का एक मरे हुए स्टार का चक्कर लगाते हुए मिलना ऐसा था जैसे हमने अपना भविष्य देख लिया हो। और ये क्या हमारे अपने सोलर सिस्टम का भविष्य भी है? जी हाँ। अगर आप धरती का भविष्य देखना चाहते हैं तो आसमान पर नजर डालिए। J1228 की तरह ही हमारा सूरज भी मर जाएगा और इस प्रक्रिया में धरती खत्म हो जाएगी। तारा महाविनाश के दौरान पूरी गैलेक्सी में एक खौफनाक तबाही मच जाएगी। हमारा सूरज मिल्की वे में एक बहुत ही आम सा स्टार है, तो मिल्की वे के बाकी स्टार्स का भी सूरज जैसा ही हाल होगा। वो व्हाइट ड्वार्फ्स में बदल जाएगा। इसलिए जो भी प्लैनेट्स वहाँ होंगे जो स्टार्स की तरह सूरज का चक्कर लगा रहे होंगे, उनका भी यही अंजाम होगा। जब हमारे सूरज जैसे स्टार का अंत हो जाएगा तो क्या होगा? क्या व्हाइट ड्वार्फ्स के आसपास जिंदगी टिक पाएगी? जुलाई 2018 हीलियम फिजिसिस्ट्स ने कुछ अलग सा ट्राई किया। उन्होंने एक तारे को देखा नहीं बल्कि सुनने की कोशिश की। सच में स्टार्स में शोर होता है। उनके अंदर गैस यहाँ वहाँ जा रही होती है, उथल पुथल मची रहती है। गैस के विशाल पार्सल्स ऊपर से नीचे होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा एक धुन बजा रहा हो, सुरीला संगीत चल रहा हो। ये एक तरह का शोर होता है, मानो लोगों की एक टोली ध्यान खींचने के लिए चिल्ला रही हो। पर इस सब की वजह से सतह वाइब्रेट करती है। वो हमें बताती है कि किसी स्टार के बहुत अंदर क्या चल रहा है, वो सब जिसे हम देख नहीं पाते हैं। जिस तरह भूकंप के बाद साइज्मिक वेव
हमें धरती के अंदरूनी हिस्से के बारे में बताती है, उसी तरह से कॉस्मिक परफॉर्मेंस हमें सूरज को गहराई से जानने का मौका देता है। इससे हमें स्टार्स के अंदरूनी बनावट के फिजिक्स के बारे में जानने को मिलता है। आखिर उनके अंदर चल क्या रहा है। सूरज जैसे तारों का अंजाम जानने के लिए हमें उनके अंदर देखना होगा। इनके अंदर छिपे हैं वो राज कि वो कैसे जीते हैं और क्यों वो मर जाते हैं। कोर या स्टार का सेंटर वही जगह है जहाँ सारी हलचल होती है। वही स्टार लाइट्स एलिमेंट्स को हैवी एलिमेंट्स से फ्यूज करता है। ये हाइड्रोजन बम की तरह काम करता है, बिल्कुल बम जैसा ही है। अगर आप हाइड्रोजन को बहुत कंप्रेस करें तो वो बहुत गर्म हो जाती है और प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। ये हीलियम से फ्यूज हो जाती है, इससे एनर्जी और हीट पैदा होती है। हर स्टार के कोर में यही हो रहा है। अपने विशाल मास की वजह से तारों में बड़ी तादाद में ग्रेविटी होती है। ये ग्रेविटी अंदर की तरफ धकेलती है और तारे को कोलैप्स करने की कोशिश करती है, पर कोर की फ्यूजन एनर्जी ऐसा होने से रोकती है। ग्रेविटी के अंदर धकेलने और फ्यूजन एनर्जी के बाहर धकेलने के बीच का ये एक तरह का बैलेंस डांस है। एक स्टार लगातार बाहरी दुनिया में अपनी एनर्जी लूज करता है और ग्रेविटी कहती है हाँ मैं इसे कंट्रोल करती हूँ, पर नहीं, स्टार के अंदर जारी न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी की भरपाई कर देता है। इस तरह से स्टार गर्म रहता है और उसके अंदर प्रेशर बना रहता है ताकि ग्रेविटी और प्रेशर का बैलेंस कायम रह सके। ये बैलेंस सूरज की तरह रोशन होने वाले तारों को करीब 10 अरब साल तक जिंदा रखता है, जब तक कि तारे का गैस टैंक खाली नहीं हो जाता। एक दिन स्टार का फ्यूल खत्म हो जाएगा और जब ऐसा होगा तो वो मर जाएगा। पर ये कैसा दिखेगा, ये होगा किस तरह से? 10 करोड़ साल पहले J1228 सिस्टम में हालात खराब होने शुरू हो गए थे। सबसे पहले तारा बड़ा होता चला गया, बहुत ही बड़ा। जब सेंटर ज्यादा हैवी एलिमेंट्स को फ्यूज करना शुरू कर देता है तो उसका बाहरी हिस्सा मोटा हो जाता है और इस तरह वो जायंट रेड स्टार बन जाता है। J1228 एक रेड जाइंट में बदल गया था। इसकी बाहरी परतें उड़ गई थी और करीब 6.5 करोड़ मील दूर तक फैल गई थी। सच ये है कि सूरज जैसे स्टार्स खामोशी से नहीं मरते। ये एक तरह की भयानक डरावनी उथल पुथल से भरी घटना होती है। वो रेड जाइंट में बदल जाते हैं, वो स्टार अंदर से बाहर की ओर पलट जाते हैं और सारे सोलर सिस्टम में कचरा बिखेर देते हैं। जब J1228 फूलकर रेड जाइंट में बदला तो आसपास के प्लेनेट किल जोन में अटक गए। मरते हुए तारे ने उन्हें फंसा लिया या उन्हें 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भून दिया। एटमॉस्फेयर गायब हो गए, समुद्र उबल पड़े, पर एक प्लेनेट J1228 की मौत के तांडव में भी बचा रह गया। यहाँ एक प्लेनेट अपने ही स्टार की मौत के दौरान किसी तरह से बचा रह गया और वो अभी भी टिका हुआ है, शायद इसी उम्मीद में कि आगे चलकर कुछ नया होगा। रेड जाइंट की फैली हुई बाहरी परतें तारे की कोर से अलग हो गई। चूंकि फ्यूजन बंद हो गया था, इसीलिए कोर तबाह होकर व्हाइट ड्वार्फ में बदल गई। इसके बाद व्हाइट ड्वार्फ की डेंस ग्रेविटी एक बचे हुए प्लेनेट पर काम करने लगी थी। एक प्लेनेट जो एक आम स्टार का चक्कर लगा रहा था, वो चक्कर काटता हुआ व्हाइट ड्वार्फ की तरफ खींचने लगा। आखिरकार व्हाइट ड्वार्फ के ग्रेविटी ने प्लेनेट के नजदीक के हिस्से को बहुत दूर तक खींच लिया और उसमें चीर-फाड़ कर दी। तो यहाँ एक स्टार मर रहा है और वो अपने ही सोलर सिस्टम को खा रहा है। हमारे सूरज का भविष्य भी कुछ ऐसा ही होगा। J1228 ने अपनी पथरीली दुनिया के खंडहरों को खा लिया। बची रह गई मलबे की एक डिस्क और प्लेनेट का कोर। धरती का भविष्य भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस व्हाइट ड्वार्फ के आसपास जो कुछ भी हुआ वो पृथ्वी के साथ भी होगा। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा, उसका क्रस्ट और उसका मेंटल भी, और अगर कुछ बचेगा तो वो है उसका कोर। मरते हुए तारे से धरती भुन जाएगी, उसमें चीर-फाड़ हो जाएगी। ये एक भयानक अंत होगा। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारा सूरज इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है।
सूरज इस वक्त अधेड़ हुआ है। उसकी उम्र है 4.5 अरब साल और ये 5-6 अरब साल तक और जिंदा रहेगा। हमारे पास अभी थोड़ा वक्त और बचा है, उसके बाद सूरज पूरे सोलर सिस्टम पर अपना मलबा बिखेर देगा। हमारी धरती फिलहाल तो सुरक्षित है, पर J1228 जैसे सिस्टम दिखाते हैं कि एक दिन सूरज जैसे तारे खत्म हो जाने वाले हैं। जो भी लाइफ प्लैनेट उसका चक्कर काट रहा है वो खत्म हो जाएगा। सूरज जैसे जीवन देने वाले तारे अकेले नहीं हैं जो कॉस्मोस में खत्म हो जाएंगे। कुछ अलग थलग तारे भी खत्म होंगे। सब पर अभिशाप छा जाएगा। तारों का एक अजीब तरह का रेनबो है, तरह तरह के शेप, तरह तरह के साइजेस और तरह तरह के कलर्स वाले स्टार्स हैं। हम सूरज के मैस के फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सूरज से सैकड़ों गुना ज्यादा मैस की भी। जब तारों पर तबाही का तांडव छाएगा तो उनका आकार मायने रखेगा। तारा जितना बड़ा और चमकीला होगा वो उतनी तेजी से मरेगा। हमारा यूनिवर्स मौत और तबाही का एक विशाल दायरा है। सारे तारे एक दिन खत्म हो जाएंगे, पर वो एक साथ खत्म नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि सारी लाइट्स एक साथ ऑफ हो जाए। ये बिल्कुल पावर आउटेज जैसा है, जहां अलग अलग ग्रिड अलग अलग टाइम पर काम करती है और आखिरी लाइट बल्ब अचानक से बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तारे अलग अलग आकार के होते हैं। स्टार के मरने का कनेक्शन उसके मैस से है जिसके साथ उसकी शुरुआत हुई थी। ये सारी जिंदगी उसी के साथ बना रहता है। सूरज एक मीडियम साइज का तारा है जो अरबों सालों से स्थिर तरीके से जी रहा है। विशाल तारे ऐसे नहीं हैं, वो तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। सूरज जो कि एक मीडियम साइज का स्टार है, उसकी जिंदगी करीब 10 अरब साल है। जो बहुत ही मैसिव स्टार्स होते हैं उनकी जिंदगी करीब 1 करोड़ साल होती है। सबसे अजीब बात यह है कि हमें नहीं पता कि यूनिवर्स क्यों विशाल तारे बनाता है। हर स्टार तब बनता है जब कोई क्लाउड ग्रेविटी की ताकत से कोलैप्स होता है। पता नहीं क्यों कुछ क्लाउड्स बहुत ही मैसिव स्टार्स बनाते हैं जबकि कुछ एकदम नन्हे स्टार्स बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आज तक एक रहस्य है। हमें नहीं पता कि एक क्लाउड आखिर एक खास तरह का स्टार क्यों बनाता है। इसकी खोजबीन करने के लिए एल्मा ऑब्जर्वेटरी ने 10 लाख लाइट ईयर्स दूर मौजूद इंफ्रारेड डार्क क्लाउड्स की जांच की। इन क्लाउड की कोर इतनी विशाल और डेंस है कि उन्हें तारों से टूट जाना चाहिए था, पर साइंटिस्ट्स ने ऐसा होते कभी नहीं देखा। इसके बजाय उन्हें एक हैरत भरी चीज नजर आई, वो था ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम बहुत ही खास होता है क्योंकि जब ये किसी स्टार में जाता है तो बड़ी आसानी से तबाह हो जाता है और न्यूक्लियर बर्निंग शुरू हो जाती है। ये बड़ी तेजी से ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करके उससे छुटकारा हासिल कर लेती है। तो अगर आपको कोई ऐसा क्लाउड दिखे जिसमें ड्यूटेरियम हो, इससे आप समझ लीजिए कि वो अनछुआ है। तारों की कई पीढ़ियों से उसे प्रोसेस किया ही नहीं गया है। क्लाउड्स में तारों को बनाने वाला मटेरियल भरा होता है, पर ड्यूटेरियम दिखाता है कि तारे नहीं बन रहे हैं। कोई चीज है जो ऐसा होने से रोक रही है। आपके पास गैस का एक शांत क्लाउड है जहां पार्टिकल्स यहाँ वहां नहीं घूम रहे हैं और ग्रेविटी उन्हें अंदर की तरफ खींच पा रही है, तो ये क्लाउड आसानी से कोलैप्स हो जाएगा। आप ऐसे समझिए जैसे कि आपके क्लाउड में तरह तरह के उथल पुथल हो रही है। ये उथल पुथल गैस को मथ देगी। इस तरह बाहर की तरफ एक प्रेशर बनेगा जो ग्रेविटी का विरोध करेगा। इस तरह क्लाउड का कोलैप्स होना रुक जाएगा और तारा पैदा होगा। ये कुछ एक्स्ट्रा इमोशंस होते हैं जिनके खिलाफ ग्रेविटी को काम करना पड़ता है और ग्रेविटी के लिए ये मुश्किल होगा कि वो इन मोशंस को हरा पाए और कोलैप्स कर पाए। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इस तरह कॉस्मोस के तारे बनाने वाले इलाकों में क्लाउड के कोलैप्स में देर होती है। जब ग्रेविटी उथल पुथल पर हावी हो जाती है तो गैस और धूल का घना बादल विशाल तारा बना सकता है। विशाल तारा सूरज जैसे दशों या सैकड़ों गुना ज्यादा विशाल हो सकता है।
पर जहां तक जीवन की बात है तो इसमें एक दिक्कत है। न्यूक्लियर सेंस में एक विशाल तारे के पास जलने के लिए ज्यादा फ्यूल होता है, इसलिए आपको लग सकता है कि वो ज्यादा देर तक टिकेगा, पर असल में ऐसा नहीं है। विशाल तारे अपनी कोर में मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हाइड्रोजन बाहरी परतों में फंसी होती है और उसका फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर कोर में हाइड्रोजन मौजूद है तो अच्छी बात है, पर अगर हाइड्रोजन कोर के बाहर है तो इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये आपके फ्यूल टैंक में नहीं है और यूज नहीं की जा सकती। विशाल तारे के पास ग्रेविटी भी छोटे तारों से ज्यादा होती है, इसीलिए तारों को तबाह होने से बचाने के लिए इन्हें अपना हाइड्रोजन फ्यूल ज्यादा तेजी से जलाना पड़ता है। इनकी कैंडल दोनों तरफ से जलती है क्योंकि इनका मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनका फ्यूजन रिएक्शन बहुत ही तेज रफ्तार में होता है। जायंट स्टार्स तेज और भयानक होते हैं, वो ज्यादा चमकीले होते हैं, वो अपनी जिंदगी जल्दी जीकर जल्दी खत्म हो जाते हैं। जब एक विशाल तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसकी कोर ग्रेविटी की जोरदार ताकत से कोलैप्स हो जाती है। और फिर धमाका, सुपरनोवा। एक विशाल तारे की मौत से यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा तहलका मचता है। इस धमाके से आसपास के प्लैनेट फौरन ही भाप में बदल जाते हैं। पर स्टार की ये मौतें जीवन के लिए बहुत मायने रखती है। जब विशाल स्टार्स मरते हैं तो वो हैवी एलिमेंट्स बाहर निकालते हैं। इन्हें वो सारी जिंदगी बनाते चले आ रहे थे और कभी कभी वो नए एलिमेंट्स भी बनाते हैं और ये ज़्यादा भारी एलिमेंट्स जीवन का आधार बन जाते हैं। हम इंसान उन स्टार्स की वजह से जो अरबों सालों पहले बने थे। मई 2018 में हमें प्राचीन तारों के सबूत नजर आए जो जीवन का आधार तैयार कर रहे थे। हमें एक इंफ्रारेड लाइट सिग्नल मिला एक सुदूर गैलेक्सी MACS 1149-JD1 से। यह आयनाइज्ड ऑक्सीजन का सिग्नल था जो 13.3 अरब सालों से सफर कर रहा था। तो ऑक्सीजन तब बनी जब यूनिवर्स बहुत ही कम उम्र का था, यानी बिग बैंग के करीब 50 करोड़ साल बाद। यह ऑक्सीजन विशाल तारों के दिल में बनी थी। ऑक्सीजन की मौजूदगी हमें बताती है कि शुरुआती यूनिवर्स में मैसिव स्टार्स रहे होंगे जिन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम को ऑक्सीजन जैसे ज्यादा हैवी एलिमेंट्स में बदला और फिर उनमें धमाका हुआ ताकि ऑक्सीजन इंटरस्टेलर और इंटरगैलेक्टिक मीडियम में वापस चली जाए। तारों की कोर में भयानक प्रेशर से ऑक्सीजन बनी और बाकी एलिमेंट्स भी जैसे कार्बन और नाइट्रोजन। सुपरनोवा धमाकों से ये एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स में फैल गए और इस तरह नई पीढ़ी के तारे बने। सबसे जरूरी बात, इस तरह इंसान बने। अगर आपको पूरी साइंस में किसी एक फैक्ट की फिक्र करनी चाहिए तो वो है मेरा फेवरेट फैक्ट कि हम इंसान तारों की मौत के नतीजे हैं। इससे पहले कि लाइफ सामने आती, आपको ऐसे एलिमेंट चाहिए थे जिनसे जीवन बनता है। जैसे कि आपको चाहिए कार्बन, आपको चाहिए नाइट्रोजन, आपको ऑक्सीजन भी चाहिए। आपको वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो बायोलॉजी के आधार हैं और जिनसे हमारा वजूद है। तो ये सारे एलिमेंट्स आए कहाँ से? वो स्टार से आए, ऐसे स्टार जो शुरुआती यूनिवर्स में बने थे, यानी सूरज से भी पहले। विशाल तारों के विशाल आकार की वजह से उनकी मौत जल्दी हो गई। धमाकों में इनके खत्म होने से नए तारे बनने में मदद मिली और जीवन सामने आया। ये सच है, हम इंसान इन तारों की वजह से ही मौजूद हैं। पर पूरे यूनिवर्स में गैलेक्सीज की खोजबीन करने से हमें तो कुछ और ही पता लगा है। तारों की तबाही सिर्फ तारों को मार ही नहीं रही है, बल्कि वो नए तारों को भी कभी बनने नहीं दे रही है। तारों का बनना बंद हो रहा है और वो भी बड़ी तेजी से। हमारी आंखों के सामने ये यूनिवर्स एक अंधेरी जगह बनता जा रहा है। इसका फ्यूल खत्म हो रहा है। आगे चलकर नए तारे बनने बंद हो जाएंगे।
धरती पर जिंदगी एक रेगुलर पैटर्न पर चलती है। दिन बीतते जाते हैं, सूरज उगता है, डूब जाता है, और रात के आसमान में अंधेरे को दूर करती है तारों की टिमटिमाहट। मैं इसलिए एस्ट्रोनॉमी में आई क्योंकि मैं गांव में पली बड़ी और वहाँ अंधेरे के बाद आसमान बहुत खूबसूरत हो जाता है। अगर आप रात को बाहर निकलें तो आपको हजारों तारे नजर आते हैं, पर ये तारे हमेशा नहीं रहेंगे। 2016 में पूरी दुनिया में टेलीस्कोप्स के एक नेटवर्क ने करीब 2 लाख गैलेक्सीज का एनर्जी आउटपुट नापा। उन्होंने पता लगाया कि बीते करीब 2 अरब सालों से यूनिवर्स की आधी चमक खत्म हो गई है। रात का आसमान बहुत काला होता जा रहा है क्योंकि तारे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। करीब 10 अरब साल पहले यूनिवर्स अपने पीक पर आ गया था और बहुत सारे स्टार्स चमक रहे थे। आसमान बहुत ही चमकीला हो गया था, पर पिछले कुछ अरब सालों से रात के आसमान की चमक लगातार कम होती चली जा रही है। लगातार अंधेरा बनता यूनिवर्स सिर्फ तारों के बनने का ऐलान ही नहीं है, नए तारे भी नहीं बन पा रहे हैं। जब हम यूनिवर्स के अतीत को देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत पुराने समय में स्टार्स काफी तेजी से बन रहे थे। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि स्टार्स जितनी तेजी से बन नहीं रहे हैं, उतनी तेजी से खत्म हो रहे हैं। मिल्की वे जैसी गैलेक्सी साल भर में 7 स्टार्स तैयार करती है, हालांकि 11 अरब साल पहले हमारे जैसी गैलेक्सी 10 या उससे ज्यादा स्टार तैयार करती थी। शुरुआती यूनिवर्स में पुराने तारे मरे और बचे हुए मटेरियल से उनकी जगह नए तारे आ गए। ये एक साइकिल था जिसने कॉस्मोस को चमकदार बनाए रखा, पर अब ऐसा नहीं है। ये कितनी बुरी बात है। हमें तो चमकीला यूनिवर्स पसंद है, हमें वो एनर्जी पसंद है, हमें यूनिवर्स में चहल पहल बनाकर रखने वाली लाइफ भी पसंद है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। यूनिवर्स अभी से खत्म होना शुरू हो गया है। गैलेक्सी के इवोल्यूशन का एक सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कैसे गैलेक्सीज तारों को बनाना बंद कर देती हैं। हमें इसका जवाब नहीं पता। हमारे लिए इसका पता लगाना जरूरी है, क्योंकि आखिर में स्टार्स ही तो जिंदगी का आधार बनते हैं। ये पता लगाना होगा कि तारों को बनने से क्या रोक रहा है। इसके लिए हम गैलेक्सी क्लस्टर्स का अध्ययन करते हैं। ये एक स्पेस के विशाल इलाके हैं जिसमें सैकड़ों गैलेक्सीज हैं, जो ग्रेविटी की वजह से आपस में बंधी हुई है। धीरे धीरे क्लस्टर्स नई गैलेक्सीज को इनमें खींचते हैं और इससे एक बड़ी अजीब बात होने लगती है। जब कोई गैलेक्सी क्लस्टर में फंस जाती है तो पता है क्या होता है? स्टार बनना बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद। तारों का इस तरह बनना बंद हो जाना साइंटिस्ट्स को कई सालों से परेशान करता आ रहा था। फिर अक्टूबर 2018 में एस्ट्रोनॉमर्स की एक इंटरनेशनल टीम ने लंबे समय से चले आ रहे इस रहस्य का पता लगा लिया। उन्होंने 14 गैलेक्सी क्लस्टर्स में तारों के बंद होने पर नजर रखी और उन्हें इसकी एक संभावित वजह भी मिल गई। गैलेक्सी तभी नए स्टार्स बना पाती है जब उसके चारों तरफ एक खास तरह का विशाल एनवायरनमेंट होता है। गैलेक्सीज के क्लस्टर में जहां कई गैलेक्सीज एक दूसरे का चक्कर काट रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि धूल और गैस गैलेक्सी से दूर चली जाती है। जिन चीजों से स्टार बनते हैं वो स्पेस में कहीं दूर फेंक दिए जाते हैं। तारे ठंडे गैस के घने पार्सल से बनते हैं और गैलेक्सीज इनसे भरी पड़ी है। पर जब कोई गैलेक्सी क्लस्टर में धकेल दी जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। गैलेक्सीज के क्लस्टर में बहुत सारी गर्म गैस होती हैं और अगर स्टार बनने हैं तो गैलेक्सी के अंदर आपको चाहिए कोल्ड गैस, और जब कोई गैलेक्सी इस हॉट गैस से गुजरती है तो अंदर की ये कोल्ड गैस खत्म हो जाती है। अगर ये नई स्टडी सही है तो गैलेक्सी क्लस्टर्स ही तारे बनाने वाली गैस को खत्म कर रहे हैं। ऐसे में नए तारे की रोशनी बहुत ही दुर्लभ हो जाएगी। अगर हम यूनिवर्स का इतिहास देखें, ये देखें कि पहले यहाँ कितनी गैसें थी और अभी कितनी हैं, मेरे ख्याल से ये कहना सही होगा कि ज़्यादातर स्टार्स जो आगे बनने वाले हैं वो पहले ही बन चुके हैं, आगे वो बनने वाले नहीं। तारे बनाने वाली गैस की कमी की वजह से
न सिर्फ यूनिवर्स में तारे मरते चले जा रहे हैं, बल्कि वो पूरी तरह खत्म भी हो जाएंगे और सबसे पहले वो तारा जाएगा जो सबसे बड़ा होगा। जब यूनिवर्स में गैस खत्म हो जाएगी तो ऐसे बहुत ही कम स्टार्स बनेंगे। आखिरकार ऐसा समय आएगा जब सारे हाई मास और यहाँ तक कि सूरज जैसे सारे मीडियम मास स्टार्स भी खत्म हो जाएंगे। इसका जीवन पर क्या असर पड़ेगा? कुछ सबसे चमकीले तारे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। क्या मरे हुए तारे जो दैत्य पीछे छोड़ जाएंगे, जीवन उसके सामने टिक पाएगा? यूनिवर्स का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ कुछ बहुत ही अजीब से जीव नजर आने शुरू हो जाएंगे। तारों के महाविनाश में सबसे पहले सबसे चमकीले तारे खत्म होंगे, उसके बाद विशाल तारे और उनके बाद मीडियम साइज के सूरज, और फिर यूनिवर्स को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बाद में ऐसा समय आएगा जब यूनिवर्स एकदम डिम होगा, खासतौर पर इंसान जैसे जीवों के लिए। अगर गैस खत्म हो जाएगी तो नए तारे नहीं बनेंगे और अंधेरा छा जाएगा। अंधेरे से डर गए, डरना ही होगा, क्योंकि आज से 100 अरब साल बाद इस नए यूनिवर्स की छाया में कुछ दैत्य सामने आ जाएंगे। आज हम पाते हैं कि हम स्टार्स और स्टार लाइट के नए जमाने में हैं। इसके बाद जो युग आएगा वो पुराने तारों की लाशों का जमाना होगा। हमने पहले ही देखा कि मरे हुए तारों की लाशें पूरे कॉस्मोस में फैली हैं। ब्लैक होल्स, पल्सार्स, व्हाइट ड्वार्फ्स। क्या होता है जब ज्यादा तारे मरते हैं और वो हावी होते चले जाते हैं? क्या जिंदगी बची रह सकती है? ये मुमकिन है कि यूनिवर्स में जीवन बचा रहेगा, पर हमें ज्यादा क्रिएटिव बनना होगा। जनवरी 2019, गाया सैटेलाइट ने धरती से 300 लाइट ईयर्स के दायरे में 15,000 व्हाइट ड्वार्फ्स की स्टडी की। ये सूरज की तरह जलने वाले तारों की लाशें थी। व्हाइट ड्वार्फ्स सूरज जैसे तारों के मरने के बाद कोर के बचे हिस्से हैं। इनमें अब कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो वो बस ठंडा होता चला जा रहा है। पर पता चला है कि इसमें भी एक उम्मीद बची है। व्हाइट ड्वार्फ के बचे हुए हिस्से अरबों सालों में ठंडे होकर मध्यम पड़ जाते हैं। गाया के डेटा ने कुछ अलग दिखाया जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ पुराने मरे हुए तारे जरा भी मध्यम नहीं पड़ रहे हैं। हम ये सोचते थे कि व्हाइट ड्वार्फ समय के साथ मध्यम होते चले जाते हैं क्योंकि उनमें फ्यूजन का कोई सोर्स या कोई एनर्जी बची नहीं है। पर गाया सैटेलाइट से नई स्टडी में पता चला है कि कोई दूसरा एनर्जी सोर्स है जो पुराने व्हाइट ड्वार्फ्स को चमकदार बनाए रखता है। कुछ तो है जो व्हाइट ड्वार्फ के इन लाशों को चमक दे रहा है, उन्हें मौत से ज़ॉम्बी के रूप में वापस ला रहा है। सबसे बड़ी संभावना ये है कि व्हाइट ड्वार्फ्स का अंदर का हिस्सा क्रिस्टल बन जाता है। मौत के करीब 6 अरब साल बाद व्हाइट ड्वार्फ के अंदर मौजूद गर्म कार्बन और ऑक्सीजन मैटर ठंडा होकर क्रिस्टलाइज हो जाता है और ठोस बन जाता है। इस तरह मरे हुए तारे को जिंदगी मिल जाती है। इससे एनर्जी रिलीज होती है। जब स्टार ठंडा हो जाता है तो वो नॉर्मल से थोड़ी और एनर्जी रिलीज करता है। ये अनूठा हीट सोर्स पास के प्लेनेट को गर्म कर सकता है और जीवन को एक और मौका दे सकता है। इन ऑब्जेक्ट्स पे थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी मौजूद होगी। ये ऐसा वक्त होगा जब हमें ज़ॉम्बीज की तरह जीने का मौका मिलेगा। क्रिस्टलाइजेशन से पुराने व्हाइट ड्वार्फ्स को नई जिंदगी मिल सकती है और इससे उसका चक्कर लगा रहे प्लेनेट के लिए भी शानदार हालत बन जाएंगे। जब क्रिस्टलाइज कार्बन और ऑक्सीजन ठंडे हो जाते हैं तो हम उन्हें डायमंड्स कहते हैं। आगे चलकर हमारे यूनिवर्स में चारों तरफ ऐसे चमकदार डायमंड्स का छिड़काव नजर आएगा। एक ज़ॉम्बी जो जी उठेगा और हीरे की तरह चमकेगा। ये देखने में भले ही खूबसूरत लगे, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ जीवन टिक पाएगा। आप ये समझ सकते हैं कि ये व्हाइट ड्वार्फ्स यूनिवर्स के लिए थोड़ी और एनर्जी पैदा कर रहे हैं, पर एक दिन ये भी खत्म हो जाएंगी।
ये आखिरकार एक विशाल क्रिस्टल बन जाएगा। इसके बाद वो ठंडा होकर फीका पड़ना शुरू हो जाएगा। ज़ॉम्बी अंधेरे केंद्र में गुम हो जाता है और जरा भी रोशनी देना बंद कर देता है। लेकिन कॉस्मोस में इसके अलावा भी एक और दैत्य मौजूद है। जब सूरज से भी ज्यादा मैसिव स्टार मर जाता है तो इसमें एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके के दौरान उसकी कोर तबाह हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डेंस और छोटा हो जाता है। ये यूनिवर्स का एक हैरत भरा असली मॉन्स्टर होता है। ये है पल्सार PSR B0329+54। हमसे 3000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इस पल्सार का मास सूरज जितना है, पर ये करीब 19 किलोमीटर चौड़ा है और इसके तेजी से घूमने से इसके पोल से रेडिएशन की बीम्स निकलती हैं और ज़ॉम्बी जी उठते हैं। तो इस तरह हमने एक अनजान दुनिया खोज ली है जो इस ज़ॉम्बी तारे का चक्कर लगा रही है। 2017 में पल्सर के पास एक नया प्लैनेट खोजा गया जिसका मैस धरती से 2 गुना था और ये वाकई कमाल का था। ये पल्सार प्लैनेट परेशान करने वाला लगा, पर यहाँ जिंदगी के लिए हालात सही नहीं थे। एक पल्सार का चक्कर काटने वाले प्लैनेट में हालात बहुत ही भयानक होंगे। इसके चांसेस बहुत ही कम है कि वहाँ जीवन हो सकता है क्योंकि सिस्टम से बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलता है जो एटमॉस्फेयर को उड़ा देगा। शायद अब कुछ एकदम नया सोचने की जरूरत है। यूनिवर्स के एक सबसे रहस्यमय ऑब्जेक्ट की तरफ देखने की जरूरत है। वो है ब्राउन ड्वार्फ्स। एक ब्राउन ड्वार्फ असल में एक तबाह हो चुका तारा है। एक ऐसा तारा जो उतना बड़ा नहीं है कि उसके सेंटर में हाइड्रोजन फ्यूजन हो सके। ब्राउन ड्वार्फ सूरज से बहुत ही छोटे होते हैं, पर वो थोड़ी हीट पैदा करते हैं और इनमें इतनी ग्रेविटी होती है कि ये चक्कर काट रहे प्लैनेट्स को थाम सके। पर एक नॉर्मल तारे की तुलना में ये बहुत ही छोटे होते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि एक ब्राउन ड्वार्फ बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ बनता है, पर इन प्लैनेट्स को इस ब्राउन ड्वार्फ से उतनी ज्यादा हीट और लाइट नहीं मिलती है। एक ब्राउन ड्वार्फ का चक्कर काट रहे प्लैनेट बहुत तेजी से जम जाएंगे, पर इन तकरीबन तारों जैसे ऑब्जेक्ट्स के पास एक गजब की तरकीब है। ब्राउन ड्वार्फ बहुत ही आम है और अक्सर ये एक दूसरे के साथ बाइनरी पेयर बना लेते हैं। जब 2 ब्राउन ड्वार्फ्स एकदम लिमिट पर हो, यानी उनमें इतना मटेरियल ना हो कि वो फ्यूजन शुरू कर दें, वक्त के साथ अगर वो एक बाइनरी स्टार सिस्टम में हो तो आपस में गुंथ जाएंगे या आपस में टकरा और जुड़कर एक अकेला स्टार बना लेंगे और ये 2 फेल्ड स्टार आपस में जुड़कर आखिरकार चमकना शुरू करेंगे। 2 फेल्ड स्टार्स टकराएंगे और बना लेंगे एक नया फ्रैंकेन स्टार। तो इस तरह से एक असली और असरदार स्टार बन सकता है। एक स्टार चमकना शुरू कर देगा और उन प्लैनेट्स को गर्मी देने लगेगा और इस तरह से उन पर जीवन की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। यूनिवर्स में जीवन को बनाए रखने के लिए इनमें से एक भी विकल्प सुरक्षित नहीं है। आखिरकार जो तबाही होने वाली है ये उसमें थोड़ी सी राहत की तरह है। आप चाहे जो कुछ कर लें, आखिर में इससे काम आने वाला नहीं है, यानी इस तरह जीवन बचने वाला नहीं है। आखिरकार सब कुछ ठंडा हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। इस तरह तारे खत्म हो जाएंगे और जीवन भी। पर अभी भी कॉस्मोस में कहीं उम्मीद की किरण छुपी हुई है। एक तारा मर नहीं रहा है। ऐसा लगता है मानो वो हमेशा के लिए अमर है और उसका रंग लाल है। रेड ड्वार्फ्स ये हमारे चारों तरफ है, पर मोटे तौर पर ये हमें नजर नहीं आते हैं। तारों की रोशनी रात के आसमान के हर कोने को चमकाती है, पर सादी आंखों से हमें सब कुछ नजर नहीं आता। हम आम तौर पर सूरज जैसे स्टार्स को ही देख पाते हैं या उससे कहीं बड़े और उससे कहीं ज्यादा गर्म स्टार्स को। वो ज्यादा चमकीले होते हैं, आप दूर से उन्हें देख सकते हैं। पर कमाल की बात ये है कि एक स्टार का सबसे सामान्य रूप है रेड ड्वार्फ स्टार। वो इस वक्त भी आसमान में है और ये इतने छोटे और इतने मध्यम हैं कि नजर नहीं आते। रेड ड्वार्फ
सूरज से 10 गुना छोटे हैं और वो कम चमक से जलते हैं। इस वक्त ये आसमान में छिपे हैं। हमारी गैलेक्सी के 3/4 से ज्यादा तारे रेड ड्वार्फ है। एक तरफ जहां बड़े तारे मर रहे हैं, हमने कभी एक रेड ड्वार्फ को मरते नहीं देखा। ऐसे में जब तारा महाविनाश होगा तो यही होंगे जिन पर जीवन बचा रह सकता है। जब सबसे विशाल स्टार्स आखिरकार खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह नए नहीं बनेंगे, तो उनसे कम चमकने वाले रेड ड्वार्फ स्टार्स ही बचे रहेंगे। हमने पूरे यूनिवर्स में तारों को मरते देखा है, तो रेड ड्वार्फ क्यों नहीं मरते? पता चला है कि अपने आकार की वजह से वो बड़े तारों से ज्यादा फायदे में रहते हैं। स्टार जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा जलेगा, जबकि एक रेड ड्वार्फ स्टार कम टेम्परेचर पर जलता है, इसीलिए उसका फ्यूल किसी मीडियम मैस वाली स्टार जितनी तेजी से नहीं जलेगा। ये एक तरह से यूनिवर्स की इकोनॉमी कार है। ये बस अपना न्यूक्लियर फ्यूल पी रहे हैं और मजे से बस चले जा रहे हैं। क्योंकि ये ज्यादा छोटे हैं, इसलिए इनकी पहुंच ज्यादा फ्यूल तक है। हमारा मीडियम आकार का सूरज 3 परतों में बटा है। एक है कोर, दूसरी है रेडिएशन जोन और एक कन्वेक्टिव लेयर। रेडिएशन जोन ऊपरी परत में हाइड्रोजन को आने से बचाती है। इस तरह कोर उसे जलाती रहती है। तो इस तरह सूरज की पहुंच उसके 10% हाइड्रोजन फ्यूल तक ही होती है। जब सूरज की सारी हाइड्रोजन जल जाएगी तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। एक तरह से मीडियम साइज के ये स्टार खुद को ही खा जाते हैं। पर छोटे रेड ड्वार्फ अलग है। उन्हें जितनी हाइड्रोजन चाहिए वो उन्हें मिल जाती है। कम मास वाले स्टार्स में कोर के बाहर वाली जो परत होती है वो पूरी तरह से कन्वेक्टिव होती है। इसका मतलब ये है कि कोर के पास की चीजें सतह पर आ जाती हैं और फिर वो सीधे कोर के अंदर तक चली जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोर के बाहर कहीं हाइड्रोजन है तो वो आखिरकार कोर तक जाने ही वाली है और उसका इस्तेमाल फ्यूल की तरह किया जाएगा। रेड ड्वार्फ की सारी पहुंच हाइड्रोजन तक होती है। उनके लिए ये एक बुफे की तरह है। वो तारे की सतह के अलग अलग हिस्सों से हाइड्रोजन ले सकता है और उसे अपनी कोर तक ले जा सकता है, यानी अपने भीतर तक। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बुफे। ये रेड ड्वार्फ की जिंदगी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यूनिवर्स 13 अरब साल से ज्यादा पुराना है, पर किसी भी रेड ड्वार्फ के सामने ये उम्र बच्चों जितनी है। एक रेड ड्वार्फ चाहे वो यूनिवर्स की शुरुआत में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, जब वो पहली बार रेड ड्वार्फ बन रहे थे तो आज के दिन तक उसकी उम्र उसकी कुल उम्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। वो खरबों साल तक जी सकते हैं। हमारे यूनिवर्स से उनकी उम्र हजारों गुना ज्यादा होती है। 13 अरब साल, ये कितना लंबा समय लगता है हमें, पर एक छोटे से रेड ड्वार्फ के लिए ये उम्र एक बच्चे जितनी है। रेड ड्वार्फ तारे अगले 10 खरब सालों तक बढ़ने वाले नहीं हैं। इसके अलावा हमें एक और ट्रम्प कार्ड मिला है और ये जीवन के लिए खुशखबरी है। फरवरी 2017, नासा ने एक एक्वेरियस कॉन्स्टलेशन की खोज का ऐलान किया जिसका नाम था ट्रैपिस्ट-1। इसमें धरती के आकार के 7 प्लैनेट एक रेड ड्वार्फ तारे का चक्कर काट रहे हैं। पता लगा कि रेड ड्वार्फ प्लैनेट बनाने में काफी अच्छे होते हैं। इनमें वो प्लैनेट्स भी शामिल हैं जो मोटे तौर पर धरती के बराबर हैं। ये बहुत ही शानदार है क्योंकि ये स्टार बहुत लंबा जीते हैं। अगर इनके पास ऐसे प्लैनेट हैं जो उनका चक्कर काट रहे हैं, उनमें जीवन है, तो वो हमारे सोलर सिस्टम में खरबों साल ज्यादा जी सकते हैं। इससे तो उम्मीद जागती है, पर रेड ड्वार्फ का एक बुरा पक्ष भी है। अक्टूबर 2018 में एस्ट्रोनॉमर्स ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए बहुत सारे युवा रेड ड्वार्फ तारों की जांच की, वो भी टुकैनो-हॉलोलेडियम एसोसिएशन में। उन्होंने पाया कि ये नन्हे तारे रोजाना बदमाशी कर रहे हैं। हालांकि ये सबसे छोटे तारे हैं, पर इनमें कुछ सबसे तेज फ्लेयर और तूफान मौजूद होते हैं। रेड ड्वार्फ सूरज से 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर फ्लेयर पैदा कर सकते हैं और ये फ्लेयर आसपास के प्लेनेट को भून सकती है। जब एक रेड ड्वार्फ स्टार बनता है तो वो बहुत तेजी से घूमता है और इससे बहुत सारी मैग्नेटिक एक्टिविटी शुरू होती है जिससे फ्लेयर और मैस डिटेक्शन होते हैं। अगर जीवन कायम रहना है
तो इसके लिए इन नन्हे रेड ड्वार्फ तारों के बड़े होने का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जैसे रेड ड्वार्फ पुराना होता चला जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड और जिस स्पेस में वो घूमता है उसमें ड्रैग आ जाता है और इसकी वजह से उसके घूमने की स्पीड कम हो जाती है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी धीमी पड़ जाती है। यानी रेड ड्वार्फ स्टार के जीवन में एक ऐसा मौका आएगा जब वो उस प्लेनेट को सपोर्ट करेगा जिस पर जीवन हो। भविष्य के यूनिवर्स पर रेड ड्वार्फ तारों का दबदबा कायम हो जाएगा और तब इस पर जीवन मुमकिन हो पाएगा। ये छोटे रेड स्टार बहुत लंबा जीवन जीते हैं, पर कोई भी तारा अमर नहीं है। भले ही वो अपने न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल काफी धीमे कर रहे हैं, पर इसके बावजूद इनका फ्यूल हमेशा तो बना नहीं रह सकता। ये नन्हे तारे बड़े तारों की तरह एक दिन खत्म हो जाएंगे, पर वो खामोशी से जाएंगे। वो गर्म होता चला जाता है और तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो जब रेड ड्वार्फ गर्म हो जाता है उसका रंग ब्लू हो जाता है। आगे चलकर ये होगा कि इनमें से कुछ रेड ड्वार्फ ब्लू ड्वार्फ में बदल जाएंगे। यूनिवर्स की उम्र अभी इतनी नहीं हुई है कि इसमें ब्लू ड्वार्फ पैदा हो, पर आज से खरबों साल बाद एक मध्यम नीली चमक तारों के महाविनाश को पूरा कर देगा। एक तारा होगा जो आखिर में बचा रहेगा, आखिरी रेड ड्वार्फ जो अब गर्म होते होते नीला बन रहा है, पर ये भी आखिरकार ठंडा हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इस तरह यूनिवर्स में एक भी स्टार नहीं बचेगा। ये होने ही वाला है। अंधेरे बिना तारों वाले यूनिवर्स में आपको जीवन की संभावनाएं खत्म लग रही होंगी, पर क्या कोई और ऑब्जेक्ट तारों की जगह ले लेगा? जब हम यूनिवर्स के आखिर की तरफ बढ़ेंगे तो ठंडक बढ़ती चली जाएगी, पर हालात और भी अजीब होते जाएंगे। आज से खरबों सालों बाद तारों के महाविनाश के बाद यूनिवर्स खाली और अंधकार से भर जाएगा, एक कभी ना खत्म होने वाली रात। उस समय का यूनिवर्स आज के यूनिवर्स जैसा बिल्कुल नहीं होगा और यहाँ बहुत ठंडक और बहुत ही ज्यादा अकेलापन होगा। जब स्टार्स मरते हैं तो लाइट खत्म हो जाती है। ऐसे में जो कुछ भी गर्मी और इन तारों की प्रोसेसेस पर निर्भर होगा वो खत्म हो जाएगा। जब सारी रोशनी खत्म हो जाएगी तब जो कुछ भी बचेगा वो सिर्फ मलबा होगा। जब तारों के खत्म हुए लंबा समय बीत जाएगा तो क्या इस कॉस्मिक बंजर में कुछ और उभर कर आएगा? आपको लगेगा कि अब तो स्टार बन ही नहीं पाएंगे, पर यूनिवर्स के पास अब भी कुछ ट्रिक्स बची रहेंगी। यूनिवर्स का पूरा इतिहास देखें तो पाएंगे कि तारों की कई पीढ़ियां बनी और खत्म होती चली गईं। इन्होंने यूनिवर्स में मेटल के भारी एलिमेंट्स जोड़े। ये एक नए तरह के तारे की बुनियाद बन जाएंगे और इस नए मटेरियल से बने तारे ऐसा सब कुछ कर पाएंगे जो उनके पुरखे नहीं कर पाए। जब यूनिवर्स एनरिच होता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा मेटल्स बनते चले जाते हैं तो तारों के फ्यूजन रिएक्शन के लिए कम से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। जब फ्यूजन के लिए कम तापमान की जरूरत पड़ेगी तो तारे भी लगातार और छोटे होते चले जाएंगे। आज जो सबसे छोटा स्टार है उसका मास सूरज के मास से 10% कम है, पर भविष्य में ऐसे तारे बनना मुमकिन हो जाएगा जिसका मास सूरज से 4% से भी कम हो। खरबों सालों बाद एक नया तारा यूनिवर्स पर छा जाएगा। कई पीढ़ियों के मरे हुए तारों के मलबे से बना यह तारा इतना छोटा होगा कि इसके जलने से गर्मी नहीं बल्कि ठंडक पैदा होगी। साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि बहुत समय बाद ये एक सबसे अजीब तरह का स्टार होगा जो एक फ्रोजन स्टार होगा। ऐसे तारे बनने लगेंगे जो बहुत ही ज्यादा छोटे हों, बहुत ही ठंडे हों, जिनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा हो, पर जिनकी सतह बहुत ज्यादा ठंडी हो। ये छोटे ठंडे ऑब्जेक्ट आज के सबसे मध्यम तारे से भी हजारों गुना मध्यम होंगे। इनकी सतह का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा और इस तारे के वायुमंडल में बर्फ के बादल बनने लगेंगे। ये आज के स्टार से इतने ज्यादा ठंडे होंगे कि इन पर बर्फ जमी होगी, जमा हुआ पानी होगा। हालांकि टेक्निकली वो स्टार ही होंगे।
स्टार की सतह पर पानी की बर्फ जमा होगी, वही आइस जिस पर आप आइस स्केटिंग या आइस रेसिंग करते हैं या फिर आप कर्लिंग करते हैं। बहुत दूर के भविष्य में आप किसी तारे की सतह पर ये सब कर पाएंगे। ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जमे हुए तारों का चक्कर काट रहे प्लैनेट्स पर जीवन होगा या नहीं। जब तक सामने नहीं आएगा हम कुछ नहीं जान पाएंगे, और ऐसा बहुत लंबे समय तक तो नहीं होने वाला। यूनिवर्स अभी उम्र में इतना छोटा है कि इनमें से एक भी चीज नहीं हो पाएगी और हमें आइडिया तक नहीं लग पाएगा। तो अगर आप हजारों खरब साल तक इंतजार करना चाहें तब जाकर पता लगेगा। तारों ने हमें बनाने में मदद की, उन्होंने ही जीवन के तत्व बनाए और विकसित किए। पर आगे चलकर जो तारों का महाविनाश होगा उससे थोड़े समय के लिए ही सही पर जीवन खत्म हो जाएगा। छोटे रेड तारे अंधेरे में टिमटिमाते रहेंगे। ये वो सुरक्षित जगह होगी जहां जीवन बचा रहेगा। फल फूल भी सकता है, पर धरती पर हमें एक तारे का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसके बिना हमारा होना संभव ही नहीं था। मैं नहीं चाहती कि आप उस दुनिया के बारे में सोचें जहां सूरज नहीं होगा, पर सच ये है कि एक दिन सूरज जल जाएगा और सारे तारे भी जल जाएंगे। इस वक्त तो हमें आसमान में चमकते सूरज से रोशनी और गर्मी मिल रही है, पर आगे चलकर पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। चारों तरफ यूनिवर्स में अंधेरा होगा। इसलिए जब तक सूरज है रोशनी के मजे लीजिए, बाहर निकलिए, धूप सेकिए और खुद को खुशनसीब मानिए कि आप ऐसे समय में जिंदा हैं।